पोल्यूशन करना था। ये हम लोग पीटी 365 कर रहे हैं एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है, मतलब दूसरा टॉपिक है ये पोल्यूशन। पहला शायद एनवायरनमेंट से रिलेटेड था कुछ, ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ऑब्वियसली। वो पहला क्लाइमेट चेंज था, पता नहीं। एयर पोल्यूशन है। तो इमिशन नॉर्म फॉर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है। जो हमारे यहाँ कोल बेस्ड, मतलब जो हम कोल बर्न करते हैं तो उससे कई सारी गैसेस निकलती हैं, खासकर SO2। ठीक है, या CO। ठीक है, ये सारी गैसेस निकलती हैं जो कि हार्मफुल हैं एनवायरनमेंट के लिए। इसी ट्रेंड का कारण है। और ये जो CO है, क्या कहते हैं, ये भी हेल्थ के लिए मतलब नुकसानदेह है। और भी सारे इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह निकलती हैं, ठीक है, NOx जिसको कहते हो, हाँ, वो सब भी निकलती हैं। वो सब भी आपके हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। एक्सीडेंट के कारण है ये सब। ठीक है, ये नहीं है, एक्सीडेंट इससे नहीं होता। मरकरी वगैरह। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पोल्यूटेंट हैं जो मतलब जो फॉसिल फ्यूल है उनके बर्निंग से निकलते हैं। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए कुछ टेक्निक्स बनाई गई हैं, कुछ चीज़ें बनाई गई हैं जिसको अगर इंस्टॉल कर लिया जाए थर्मल पावर प्लांट्स में जहाँ पे कोयला जलता है, तो इमिशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा क्या, मतलब ज़्यादा ही कम हो जाएगा। और उनको ट्रैप करके कहीं स्टोर कर सकते हैं, ऐसा। तो अपने यहाँ जो 77 कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स हैं, उनको वहाँ पर ये फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन या FGD और सर्कुलेटिंग फ्लूडिस फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन या CFBC। ठीक है, जिसका वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि वहाँ पर 8 विच इज़ लेस देन 8% ऑफ टोटल कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। अच्छा, मतलब सिर्फ 77 में किया गया है। ठीक है, अपने यहाँ शायद होंगी सैकड़ों या और ज़्यादा, 200-400 होंगी। मतलब टोटल कह रहा है 8% से कम पे ये लगाया गया है, जबकि ऑर्डर है कि सब सब पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद इमिशन नॉर्म्स फॉर TPP वही थर्मल पावर प्लांट्स। तो हमारे यहाँ जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको कहा गया है कि उनको SO2 NOx मर्करी इमिशन कंट्रोल करना है। प्लस फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, अच्छा, पहली बार कब आया था इनके लिए गाइडलाइंस? 2015 में MOFCC के, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ठीक है, MOFCC ने दिया था। टाइमलाइन, इसकी टाइमलाइन क्या है? ठीक है, अच्छा, पहले टाइमलाइन थी 21, उसको एक्सटेंड करके शायद 22 कर दी थी। ठीक है, फिर क्या की हाइलाइट्स ऑफ नॉर्म, कौन कौन से नॉर्म सेट किए गए हैं? 3 कैटेगरी हैं, 3 डिफरेंट डेडलाइंस 3 कैटेगरी के। कैटेगरी 1 में क्या है? विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ दिल्ली NCR द सिटीज पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख। इसका जो डेडलाइन था वो दिसंबर 31, 2022 से दिसंबर 31, 2024 तक। फिर कैटेगरी बी में कौन है? 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज और नॉन अटेनमेंट सिटीज, दो सिटीज फेल टू मीट NAC, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो सिटी जिनको जो इस स्टैंडर्ड को नहीं पा पाए थे, वो जिनको नॉन अटेनमेंट सिटीज कहा जा रहा है, उनके 10 किलोमीटर के रेडियस में। और इनकी डेडलाइन क्या है? 2023 31 दिसंबर 31, 2023 से दिसंबर 31, 2025। देखो, दिल्ली वाले में कम है, 2024 तक है। और जो नॉन दिल्ली वाले हैं उनका 2025 तक है। फिर कैटेगरी सी में कौन है? जो बाकी अदर पावर प्लांट्स हैं, उसमें क्या है कि दिसंबर 2026 तक। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, तो अर्जेंट नीड किसमें है? जो NCR वाले हैं और जहाँ पर जो ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं वहाँ पर। ठीक है, उनकी डेडलाइन पहले है। हम्म, फिर क्या? पावर प्लांट यूनिट डिक्लेयर टू रिटायर बिफोर December 31, 2027 विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मीट द स्पेसिफिक नॉर्म्स और SOX। मतलब जो पावर प्लांट जो रिटायर होने वाले हैं 31 में, ठीक है, मतलब हाँ, 31 दिसंबर 2027 तक, उनके लिए SOX नॉर्म ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यूज़ ऑफ बेनिफिशिएटेड कोल, इसका क्या मतलब? टू मिनिमाइज फ्लाई ऐश जनरेशन। फ्लाई ऐश जनरेशन क्या होता है कि जो कोल जब बर्न आउट हो जाता है, तो जो पार्टिकल्स बचते हैं, ठीक है, वो फ्लाई ऐश कहलाते हैं, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े से होते हैं और वो उड़ते भी हैं। उसका काम, उसको बहुत जगह यूज़ हो जाता है। अभी देखेंगे कि सड़क बनाने में भी उसका इस्तेमाल हो जाता है, फ्लाई ऐश का। ठीक है, कोल बेनिफिकेशन बेनिसिएशन, ठीक है, बेनिफिशिएशन, पता नहीं क्या, process through which combustion combustion attribute to the coal is enhanced by separating the inorganic impurities, volatile matter and ash from the raw coal। ठीक है,
ईच टीपीपी जनरेटिंग स्टेशन शुड अचीव 100% यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल एज जनरेटेड एट प्लांट। ठीक है। अच्छा, बेनिफिशिएशन में कह रहा है कि जो उसमें कोल में जो भी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होगी उसको हटाकर फिर उसको इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसका जो मतलब बर्निंग एफिशिएंसी है वो 100% तक पहुंच जाए, मतलब आपको अच्छा रिजल्ट मिले उसको कोल को जलाने पर। ठीक है। और कहा गया कि जो फ्लाई एश कंटेंट निकलेगा उसका 100% आपको यूज़ करना है। ये जो हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको ये गाइडलाइंस है। ठीक है। उसके बाद क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज एट डिफरेंट स्टेज ऑफ पावर प्लांट्स ऑपरेशन। इसमें कौन सा है, प्री कंबशन, इन कंबशन और पोस्ट कंबशन। तीनों में क्या क्या है, तो प्री कंबशन में क्या, कोल वॉशिंग एंड ब्लेंडिंग। ठीक है। ब्लेंडिंग में क्या, कोल में क्या मिला दोगे, आपने बायोमास वाला सुना है ना, बायोचार बनाते हैं, बायोमास बनाते हैं, उस वो भी कोल के जितना ही एफिशिएंट होता है, उसको भी मिला सकते हो कोल में। ठीक है। इन कंबशन में क्या है, लो एनओएक्स बर्नर। ठीक है, एलएनबी ओवर फायर, ओवर फायर एयर इन ब्रॉयलर, इन बॉयलर फॉर एनओएक्स। अच्छा, लो एनओएक्स बर्नर और ओवर फायर एयर, ये जो एनओएक्स जहाँ पे जनरेट होगा उसके मतलब उसके ऊपर लगाना है ताकि उसको ट्रैप कर सकें, उससे रिलेटेड होगा। ठीक है। फिर लाइमस्टोन इंजेक्शन इनटू द फर्नेस फॉर एसओएक्स रिडक्शन। लाइमस्टोन इसमें ऐड कर दो ताकि एसओएक्स जो है वो रिड्यूस हो जाए। नॉर्मली सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है SO2। ठीक है। SOX का मतलब, एक्स का मतलब कोई भी डिजिट हो सकती है, 2 3 4 पता नहीं, लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने सुना है SO2। ठीक है। फिर CFBC बॉयलर, हाईली फ्यूल फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज लो ग्रेड हाई मॉइस्चर लिग्नाइट। ठीक है। पोस्ट कम्बशन में क्या करना है, SOX इमिशन अगर हो तो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। ठीक है। अब इसका मतलब जो स्केप कर रहा है, जो गैस स्केप हो रही है उसको ट्रैप करना एक तरह से। ठीक है, उसको ट्रैप कर लो और उसको फिर स्टोर कर देंगे बाद में ट्रैप करके। NOx इमिशन में क्या करना है, सिलेक्टिव कैटेलिटिक और नॉन कैटेलिटिक रिडक्शन। पर्टिकुलेट मैटर में क्या करना है, पर्टिकुलेट मैटर इमिशन जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर फॉर लार्ज PM और फैब्रिक फिल्टर्स। ठीक है, मतलब फैब्रिक फिल्टर टाइप का लगा दो, हाँ वो कपड़ा टाइप का। ठीक है, तो ताकि वो जो पर्टिकुलेट मैटर है उनको ट्रैप कर सको। ठीक है, वो गैसेस तो है नहीं, वो पर्टिकुलेट मैटर है, तो वो ट्रैप हो सकते हैं उससे भी, कपड़े से भी, फैब्रिक जो है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये नॉर्मली NCR के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसको इनिशिएट किया था जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने, बाद में इसको गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। हाँ, कमीशन फॉर एयर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज, इसने रिवीजन करने के लिए कहा है ग्रेप का। ठीक है, ग्रेप नॉर्मली NCR में ही इस्तेमाल होता है, ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। ठीक है। और ये जो ग्रेप है, ये इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म, जब भी दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा तुरंत ही अपने आप एक्टिवेट कर देते हैं वो ग्रेप वाला। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि ऑड इवन लागू करना, डीजल व्हीकल को बैन करना, वहाँ एंट्री नहीं देते हैं। ठीक है, जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको भी एंट्री बैन करते हैं। ठीक है। और हो सकता है तो पेट्रोल को भी, इवन कंस्ट्रक्शन वगैरह भी बंद करवा देते हैं कुछ दिन के लिए कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से भी पोल्यूशन होता है ना, तो वो सब भी बंद करवा देते हैं। ठीक है। Prepared in pursuant of Supreme Court's order of 2016 in matter of MC Mehta versus Union of India regarding the air quality in National Capital of Delhi। ठीक है, उस समय सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था ना कि गैस चैम्बर, दिल्ली इज गैस चैम्बर। ठीक है, दिल्ली इज गैस चैम्बर, उस समय कमेंट था क्योंकि इतनी ज़्यादा पोल्यूशन थी, अभी भी है, कम नहीं हुआ है कुछ खास। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वो थी पोल्यूशन थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली इज गैस चैम्बर। ठीक है, फर्स्ट नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन जनवरी 2017 बाय MOFCC, implementing the GRAP well on no dissolved। पहले था एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी फॉर NCR, ये पहले अथॉरिटी थी। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया गया, ये जो नई अथॉरिटी अभी नाम दी थी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। पहले ये थी एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी फॉर NCR। इसको हाई कोर्ट ने शायद बनाया था। ठीक है, ये मतलब लीगल तो था लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं थी, और इसलिए इसको हटा दिया गया। मतलब जब भी पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है ऐसी चीज़ के ऊपर, तो अगर कोई मतलब वैसी अथॉरिटी है नॉन स्टैट्यूटरी वाली, तो हट जाती हैं। ठीक है। फिर फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स
ग्रेप इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय CAQM यही वाली, ठीक है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है। 2021 के बाद से ग्रेप को यही इंप्लीमेंट कर रही है। पहले इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी एनसीआर ये इंप्लीमेंट करती थी, ठीक है। फिर सिंस अक्टूबर 2022 ग्रेप इज बीइंग इन्फोर्स्ड बेस्ड ऑन AQI, ठीक है। अब 2022 से जब AQI वो लोग चेक करते हैं कि कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उस हिसाब से फिर ग्रेप को कहते हैं कि इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। अगर AQI अच्छा है तो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अगर AQI खराब होता है तो वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। ओल्डर वर्जन ऑफ ग्रेप वाज इन्फोर्स्ड बेस्ड ऑन ओनली ऑन द कंसिडरेशन ऑफ P2.5 और P10, ठीक है, क्लासिफाइड अंडर 4 स्टेज ऑफ एडवर्स एयर क्वालिटी इन दिल्ली। तो मतलब ये जो ग्रेप है इसके 4 अलग अलग स्टेज हैं। तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता रहता है ना, वैसे वैसे और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स उसमें लगते रहते हैं और स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाती है उसको इम्प्लीमेंट करने की। लास्ट में जैसे देखो स्टेज 4 है, सेवर सेवर मतलब बहुत खतरनाक तरह का एयर पोल्यूशन है, 450+ AQI गया है। तो इसमें क्या करते हैं, डू नॉट परमिट LCV रजिस्ट्रेशन आउटसाइड दिल्ली अदर देन EVs, CNG और BS6 नॉर्म डीजल, ठीक है, एक्सेप्ट दोज कैरिंग essential communities providing essential services. NCR state government may take a decision on discontinuing physical classes even for class 6 to 9 और class 11 एंड कंडक्ट लेसन्स इन ऑनलाइन मोड, ठीक है। मतलब अगर इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई कि 450+ पहुंच गया AQI, तो क्या क्या करते हैं कि जो भी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं रजिस्ट्रेशन जिनका दिल्ली के बाहर है उनको परमिट नहीं देते हैं कि वो दिल्ली में आए, एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, CNG हैं या BS6 नॉर्म वाले डीजल व्हीकल्स हैं, ठीक है। और उसमें भी केवल जो कमोडिटीज या कोई एसेंशियल सर्विस ले आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फिजिकल क्लासेस होती हैं क्लास 6 से 9 वाली और 11th वाली, इन लोग को कह सकते हैं कि उस समय रोक देते हैं और कहते हैं कि उनको ऑनलाइन मोड में पढ़ाओ, ठीक है। ये मतलब वहाँ पे जब पॉल्यूशन एकदम हद पार हो जाता है तब। तो स्टेज 4 है उसमें सबसे हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 और स्टेज 2 स्टेज 1, ठीक है। ये अलग अलग लेवल हैं उसके। तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये स्टेचुटरी बॉडी है जिसको मतलब CAQM इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 में बनाया गया। पहले हमने देखा कोई और बॉडी थी, वो स्टेचुटरी नहीं थी, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या है, एनहांस कोऑर्डिनेशन एंड कंडक्ट रिसर्च टू आइडेंटिफाइड एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग नेबरिंग रीजन्स इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। NCR में और NCR के आसपास, ठीक है। ऑल्दो ये जो स्टेट मेंशन है इनके भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो NCR में आते हैं। तो उन सारे डिस्ट्रिक्ट में और उन स्टेट में भी ये देखना है कि मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेशन हो पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर, ठीक है। फिर रिलीज स्टेचुटरी डायरेक्शन टू फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI, जिसको एक और रिलीज करती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। CPCB किससे बना था पता है, जो वाटर पोल्यूशन एक्ट है, वाटर एक्ट या वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऐसे कुछ है, ठीक है। वाटर प्रिजर्वेशन एक्ट जो भी वाटर एक्ट था उससे बना था ये CPCB। हाँ। फिर इंक्लूड 8 पॉल्यूटेंट्स, इसमें कौन कौन से हैं, PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO, NH3, लेड, ठीक है। इतने पॉल्यूटेंट्स ये देखती है जो NAC है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। AQI communicate air quality status using 6 categories ranging from good to severe, ठीक है। ये देखो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किससे बना था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 से आया है, ठीक है। बाद में इसको और भी पावर दी गई, कौन सी, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन वाली, ठीक है। वाटर वाली पावर तो थी ही, एयर वाली पावर भी इसको मिली कि उसको भी मतलब मैनेज करेगा, ठीक है। अच्छा ये कैटेगराइजेशन है एयर क्वालिटी अंडर AQI। तो जैसे जैसे AQI बढ़ता जाता है तो उसका रिमार्क जो है देखो, पहले गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, फिर मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है, सेवर है, ठीक है। अपने यहाँ ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है वो इन्हीं 2 कैटेगरीज में है, ठीक है, पुअर और वेरी पुअर में। मैक्सिमम बहुत कम ही होंगे जो जिनका इससे कम होगा, ठीक है। तो देख लो CPCB
along with state pollution control boards are responsible for implementation of legislations relating to prevention and control of environment pollution. ठीक है, मेजर इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं इसके? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम नैम, नेशनल वाइड प्रोग्राम फॉर एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नैम, अंडर नैम 4 एयर पोल्यूटेंट आइडेंटिफाइड फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल लोकेशंस। कौन कौन से? 4 एयर पोल्यूटेंट इस पे ध्यान दिए जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वही SO2, NO2, ठीक है, और रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी कि वही PM10, ठीक है, और फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, ठीक है। फिर पोर्टल्स फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, प्राणा पोर्टल, ठीक है भाई, याद रखना प्राणा पोर्टल, पोर्टल फॉर रेगुलेटिंग ऑफ एयर, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, प्राणा पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, इन 131 सिटीज। प्राण पोर्टल किसके लिए है? एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए। कितने शहरों में? 131 शहरों में, ठीक है। ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को मतलब जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो उसको देखने के लिए है, ठीक है। फिर रेगुलेशन ऑफ फायर क्रैकर्स, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, अभी भी वो बैन है, ठीक है, फायर क्रैकर्स सभी स्टेट में। मतलब इसमें दिक्कत ये है फायर क्रैकर बैन में कि ये बैन सिर्फ दिवाली में लगता है, बाकी टाइम नहीं लगता। दिक्कत ये है इसमें, और कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। हजार्डस एंड टॉक्सिक नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज इन फायर क्रैकर्स, जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं फायर क्रैकर बनाने में उसके क्या इफेक्ट हैं। एल्युमिनियम से क्या है? कंट्रोल कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और बायोक्यूमुलेशन। सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड अफेक्ट वाटर सोर्सेज, वेजिटेशन कॉजेज प्रॉपर्टी डैमेज, ठीक है। अच्छा, एसिड रेन जो होता है उससे क्या क्या हो सकता है? पोटेशियम नाइट्रेट टॉक्सिक डस्ट है, कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक सल्फर, सल्फर कोल कंपाउंड। कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कि जो कैंसर कॉजिंग होता है, मतलब अगर इसके ज़्यादा अमाउंट रोज रोज लो या मतलब ये रोज रोज किसी को इनहेल करे जो तो उसको कैंसर हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है? पर क्लोरोरेट अमोनियम एंड पोटेशियम, तो इससे क्या होता है? कैन कंटेमिनेट ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, कैन कॉज थायराइड प्रॉब्लम इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। बेरियम नाइट्रेट से क्या है? पॉइजनस है, फ्यूम कैन इरिटेट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। कॉपर कंपाउंड पॉलीक्लोरिनेटेड डाइऑक्सिन्स एंड डाइबेंजोनोफ्यूरॉन कैन बायो एक्यूमुलेट कैंसर रिस्क, ठीक है। एंटीमनी सल्फाइड टॉक्सिक स्मोक है, पॉसिबल कार्सिनोजन, ठीक है। कार्सिनोजन मतलब वही होता है कैंसर कॉजिंग, ठीक है। मतलब अगर इनहेल करो या वो कहीं से भी कंज्यूम करोगे तो कैंसर हो सकता है इंसान को। लेड डाइऑक्साइड नाइट्रेट क्लोराइड बायोअक्यूमुलेशन डेवलपमेंट और डेंजर फॉर किड्स, अनबॉर्न बेबीज may remain airborne for days, poisonous to plant and animals. Lithium compound toxic and irritating fume when burned. Mercury toxic heavy metal can bioaccumulate। बायोअक्यूमुलेट का मतलब है बताया था आज हम लोगों ने पढ़ा था, बायो कह रहे हैं जब हम लोगों ने पढ़ा था इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है? जमा होना ना। तो आप छोटा छोटा अमाउंट लोगे वो आपके शरीर में आके इकट्ठा होता रहेगा, ना एब्जॉर्ब होगा ना एक्सक्रीट होगा, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में आके इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है, और वो बाद में नुकसान करेगा, ऑब्वियस सी बात है। आर्सेनिक कंपाउंड टॉक्सिक एश कैन कॉज लंग कैंसर, स्किन इरिटेशन एंड वार्ट फॉर्मेशन, ठीक है। स्ट्रोंटियम कंपाउंड कैन रिप्लेस कैल्शियम इन बॉडी, स्ट्रोंटियम क्लोराइड इज स्लाइटली टॉक्सिक, ओके। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपाउंड्स पटाखे में यूज होते हैं और ये क्या क्या नुकसान कर सकते हैं वो चीज़ें मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो सारे तो नहीं याद होंगे लेकिन अगर याद हो तो अच्छी बात है, कुछ एक टॉपिक कुछ एक चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, या इनके नाम ही कम से कम याद रहें कि ये सब खतरनाक चीज़ें पटाखे में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड टू अप्लाई द रेगुलेशन फॉर ऑन फायर क्रैकर्स टू ऑल स्टेट्स। पहले सिर्फ दिल्ली NCR में था, अब सब सारे स्टेट में ही है, ठीक है। SC clarified that its 2021 direction against the use of barium and banned chemicals firecrackers are now applicable across the country। पहले NCR में लोग मानते थे कि NCR बैन है, अब इन्होंने कहा कि सारे देश में बैन है। ग्रीन कैकर्स आर परमिसेबल फॉलोइंग द डायरेक्शन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कौन सी संस्था अपने यहाँ उसने ग्रीन कैकर्स बनाए थे? ग्रीन कैकर्स, हाँ देखो ग्रीन कैकर्स के बारे में भी आ गया अबाउट ग्रीन कैकर्स।
don't contain hazardous element like barium nitrate, cause 30% reduction in particulate matter using potassium nitrate as oxidant. काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो हम लोग कहते हैं CSIR, ठीक है, उसने ही बनाया है इसको। उसकी जो नेशनल इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, ठीक है, नीरी, नीरी कहाँ पे है? नागपुर में है शायद, हाँ नागपुर, नागपुर में है ये, ठीक है। नीरी, नीरी ने इसको डेवलप किया, ग्रीन क्रैकर्स को। श्वास सेफ वाटर रिलीज, सप्रेस डस्ट रिलीज बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इन एयर। फिर स्टार सेफ थर्माइट क्रैकर, डू नॉट कंप्रोमाइज पोटेशियम नाइट्रेट, डू नॉट comprise potassium nitrate and sulfur, emits reduced particulate matter disposal and reduce sound intensity. Shuffle, minimum uses of aluminum and used magnesium instead. अच्छा, एल्यूमिनियम कम करके मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना है इसमें। तो ये 3 कैटेगरी थी अलग अलग। नीरी नागपुर इज मैंडेटेड टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। कोई बात नहीं। रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है? ई क्रैकर्स, CSIR ने, ये CSIR की जो सीरी है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी में क्या किया? डेवलपिंग सेफ एंड पोल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स, ई क्रैकर्स, टू मीट लेटेंट सोशल एस्पिरेशन ऑफ एंजॉइंग क्रैकर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है? ई लड़ी, ई अनार, सिस्टम फॉर ई क्रैकर शो। ठीक है, मतलब क्या, सिर्फ आवाज सुना होगी उनका, जो भी है। रिवाइज्ड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन, रिवाइज्ड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन, ये किसने इशू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर, इसने इशू किया है रिवाइज्ड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू मतलब जब मान लीजिए कि फसल काट ली है, उसके बाद जो बचता है, ठीक है, तो गाइडलाइंस विल इनेबल एफिशिएंट एक्सीटू मैनेजमेंट। एक्सीटू मतलब एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्सीटू। एक्सीटू मतलब कहीं और पे, मान लो ये फार्म है, तो फार्म से ये इसको उठा के कहीं और पे मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो एक्सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ जनरेटेड इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली एंड प्रिवेंट स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग है जो राइस, राइस के प्लांट होते हैं ना, राइस के प्लांट, तो उसमें जो उनकी लड़ी होती है, लड़ी क्या कहते हैं उसे, जो धान होता है ना, वही काम आता है। तो उसको काट लिया, इतना काट लिया, धान मिल गया हमको इसे। अब ये जो बाकी पौधा होता है, स्टैक होता है इसका, ये खड़ा रहता है। अब किसान क्या करते हैं, क्योंकि उनको नई फसल उगानी है, और मतलब आप समझ लो अक्टूबर आ गया, अक्टूबर में आपका रबी सीजन शुरू हो जाएगा ना, रबी, हाँ, रबी सीजन शुरू हो जाएगा, तो आपको वीट उगाना है। वीट के लिए क्या करोगे? खेत क्लियर करना है। तो उसको क्या करते हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं कि उसको सब जला दो, ठीक है, शॉर्टेस्ट वे होता है उनका, जला दो, खत्म कहानी। ये सब जल गया, उसके बाद उसको फिर जोत देंगे, जैसा भी करना है, और उसी में मिल जाएगा मिट्टी में, ठीक है। तो इससे लेकिन नुकसान क्या है? तो जब जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, धुआं। अब जो मान लो कि दिल्ली यहाँ है, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और यूपी, अब तो यहाँ के किसान चावल बहुत उगाते हैं। तो ये जब जलाएंगे कुछ भी, ठीक है, और ठंडी के टाइम क्या होता है, हवा ऐसे बहती है नॉर्मली, ठीक है, ऊपर से नीचे आती है, या ऐसे समझ लो, ठीक है, तो वो दिल्ली की तरफ हवा आएगी सारी, ठीक है, अब वो अपने साथ धुआं ले आएगी। हाँ, तो ठंडी में क्या होगा, आपको पूरे दिल्ली में धुआं धुआं दिखेगा हर जगह, ठीक है। तो स्टबल बर्निंग होती है, उसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। दिल्ली का ये जो नॉर्थ इंडिया इधर का है, इधर का पोर्शन, यहाँ पूरा ही आपको पोल्यूशन पोल्यूशन दिखेगा, ठीक है, धुआं धुआं। टेक्नो कमर्शियल पायलट पायलट प्रोजेक्ट, टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट में क्या है? फॉर पैडी स्टोर सप्लाई चेन टू बी established बिटवीन बेनिफिशियरी या एग्रीगेटर, फार्मर, रूरल एंटरप्रेन्योर, FPOs इन इंडस्ट्री, ठीक है। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑन कैपिटल cost of machinery equipment, government jointly by central and state government to provide financial support of 65% of project cost. Industry will contribute 25% and farmers, rural entrepreneurs, FPOs will contribute the balance 10%. ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट टू अप्रूव प्रोजेक्ट थ्रू प्रोजेक्ट सैंक्शन कमेटी और फाइनेंशियल, ये सब बहुत चीज़ है, ठीक है। इसमें दो, एक एक चीज़ इसमें अभी मेंशन नहीं है, शायद आगे हो। एक एक कंपाउंड बनाया गया था, ठीक है, उसको जो है उसमें कोई एल्गी या कुछ इस्तेमाल की गई थी, जिसको बनाया था आपके जो संस्था है वहाँ पे, आई ए आर आई दिल्ली में है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसने बनाया था। इसमें उसको जो है खेत पे छिड़क दो, कुछ दिन छोड़ दो, और जो स्टैक है, जो आपका स्टेबल है,
वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी में अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, और फिर आराम से आप खेती कर सकते हो बिना जलाए, ठीक है। चाहो तो उसको जोत देना और आराम से खेती कर सकते हो, ठीक है। स्टेबल बर्निंग क्या है? प्रोसेस ऑफ सेटिंग फायर ऑन स्टेबल। इसमें क्या होगा, कौन कौन सी इमिशन है? CH4, NO, N2O और NOx, पर्टिकुलेट मैटर, और लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, और एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड सॉइल हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ भी भाई, उसको भी नुकसान पहुंचता है धुआं से, ठीक है। तो रीजन फॉर स्टेबल बर्निंग, फार्मर्स यूज लेस लेबर इंटेंसिव मेथड, ठीक है, आराम से जाओ आग लगा दो, काम खत्म। 10 days गैप बिटवीन राइस हार्वेस्टिंग सीजन एंड सोइंग ऑफ वीट, ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल प्रैक्टिस, ठीक है। पेस्ट, इट कैन हेल्प इन पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, ठीक है। ऑप्शन फॉर XC2 मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, बायोमास पेलेट, ठीक है, मतलब जो बायोमास पेलेट क्या, जो क्रॉप रेसिड्यू बचा, ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू बचा उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उसको उसके बायोमास को बहुत प्रेशर में और टेम्परेचर के अंडर में वो करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको पैलेट मिलता है, ठीक है। पैलेट ऐसे बड़े बड़े कह सकते हो, पैलेट मतलब गट्ठा टाइप के होंगे, ठीक है। वो गट्ठा टाइप के होंगे जिसको कोयले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जला सकते हैं, ठीक है। बायोमास पैलेट एज अ फ्यूल सब्सटीट्यूशन इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस और बायो CNG फ्रॉम पैडी स्ट्रॉ, और अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम पैडी स्ट्रॉ, ठीक है। जो राइस स्टैक होता है उससे अल्कोहल भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, फर्मेंटेशन से। क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम, क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम क्या है? जो आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करते हैं ना, क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल रेन होता है, ठीक है। तो कई बार होता है कि कई रीज़न है क्लाउड सीडिंग के, मतलब आर्टिफिशियल रेन के कई बार, जो आपने सुना होगा बीजिंग ओलंपिक होना था 2008 में, 2008 के आसपास था या 12 में था, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे। तो उसमें भी क्या कहते हैं उन्होंने, क्लाउड सीडिंग की थी, और जो उसके ऊपर बादल थे उसको बरसा दिया था कि भाई जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हो तो बारिश ना हो, ठीक है। तो पहले ही बादल को बरसा दिया ताकि आराम से वो सेरेमनी हो पाए। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जहाँ पे बारिश नहीं हो रही होती है वहाँ पे भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करते हैं, या जहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ गया हो वहाँ पे इसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहाँ पॉल्यूशन बढ़ गया हो बारिश करवा दो, आप देखना बारिश के बाद आपका मौसम साफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे वो जो स्मोक वगैरह होती है क्लियर हो जाती है ना हवा से। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें इस्तेमाल किया जाता है क्लाउड सीडिंग का, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन का, ठीक है। तो या फिर गर्मी बहुत बढ़ गई हो, गर्मी बहुत बढ़ गई हो, कहाँ पे दिखा था? UAE में था, दुबई के आसपास, दुबई में शायद। तो वहाँ पे बारिश करवाई गई थी बहुत, वहाँ मतलब 45 प्लस या 50 के आसपास टेम्परेचर पहुँच गया था, तो उन लोगों ने आर्टिफिशियल बारिश करवाई थी, ठीक है। वो भी होता है एक रीज़न आर्टिफिशियल रेन का। रिसर्चर्स डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग क्लाउड सीडिंग टू टैकल दिल्ली एयर पोल्यूशन, ठीक है। वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक टू एनहांस पार्टिसिपेशन, इसमें क्या होता है कि जितने आपके वो आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर आयोडीन, ठीक है, अच्छा ये है। सॉल्ट सच एज सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, या ड्राई आइस जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर क्लाउड सीडिंग टू बी इफेक्टिव, क्या है इसमें कंडीशन? Cloud need to be deep enough. Cloud need to be deep enough and have suitable temperature, typically between -10 degrees to -12 degrees Celsius. Cloud should cover at least 50% of the target area. Clouds do not form at wind speed above certain level, or less effective when less humidity is less than 75%, ठीक है। less effective when relative humidity is 75 less than 75%, or cold cold enough cloud needed to contain super cool liquid water। देख लो इसमें दिखाया भाई कैसे काम करता है। तो पहला क्या है, सिल्वर आयोडाइड जो है उसको रिलीज किया प्लेन से या ग्राउंड बेस्ड जनरेटर से, और वो जो है बादल तक पहुंचाएंगे उसको, कैसे भी करके बादल तक पहुंच गया। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड जो है क्रिस्टल फॉर्मेशन, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। अब जब क्रिस्टल मतलब जो बादल हो ज़्यादा भारी हो गया तो उसके बाद वो बरस जाएगा बेचारा। हम्म टाइप्स ऑफ क्लाउड सीडिंग कौन कौन सी है? हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, और डायनामिक क्लाउड सीडिंग, और स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, ये 3 तरह की हैं। हाइग्रोस्कोपिक में क्या होता है? डिस्पर्स सॉल्ट थ्रू फ्लेयर और एक्सप्लोजन इन लोअर पोर्शन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, मतलब नीचे से, जैसे नीचे से भेज दिया सॉल्ट को कि जाओ भैया बारिश करा दो। फिर या फिर डायनेमिक क्लाउड सीडिंग बूस्ट वर्टिकल एयर करंट इंकरेजिंग मोर वाटर टू पास थ्रू क्लाउड्स। या स्टैटिक क्लाउड सीडिंग में क्या है? इन्वॉल्व स्प्रेडिंग अ केमिकल लाइक AgL इनटू मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, ठीक है।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, क्लीन एयर सर्वे अवार्ड। इनिशिएटिव किसका है? MOFCC का, अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अभी हमने देखा था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। और जो NC कैप है, इसको MOFCC ने लॉन्च किया था। comprehensive initiative in partnership with various ministries and states to improve air quality at city, regional and national level। ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसके? नेशनल मतलब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के, क्रिएट अवेयरनेस, इन्फॉर्म सिटीजन अबाउट हेल्थ इम्पैक्ट, कंपेयरिंग एयर क्वालिटी कंडीशन, कंपेयरिंग एयर क्वालिटी कंडीशन एट डिफरेंट मतलब लोकेशन सिटीज, और अचीव एंड कैप गोल क्लीन एयर फॉर ऑल, ठीक है। तो इसके अंदर में 131 शहर जो है कवर किए गए। पुराना पोर्टल के बारे में हमने देखा था, एक डैशबोर्ड है जिसमें एनकैप प्रोग्राम को मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाता है, ठीक है। तो जो 131 शहर हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया उनके पॉपुलेशन के आधार पर, कि कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं? अच्छा नहीं दिया है। चलो ठीक है, शायद आगे दिया। तो इसमें सीधे नंबर देख लेते हैं भाई। इंदौर, इंदौर का मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो पहले नंबर पे है। किस कैटेगरी में? मिलियन प्लस पॉपुलेशन, ठीक है। 1 मिलियन यानी 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख। हाँ 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। तो मिलियन प्लस मतलब 10 लाख से ज़्यादा वाली जो है, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा वाली जो सिटीज़ हैं उसमें इंदौर पहले पर है। अमरावती, जो महाराष्ट्र वाला अमरावती है, देखो एक अमरावती महाराष्ट्र में, एक आंध्र में भी है, ठीक है। तो ये अमरावती महाराष्ट्र वाला ये सेकंड पे है, ठीक है, 3 से। अच्छा, फर्स्ट रैंकिंग सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी में कौन सा? 3 लाख, 3 लाख, 3 से 10 लाख पॉपुलेशन में ठीक है। 10 10 लाख मतलब होता है 1 मिलियन। तो 3 लाख से 1 मिलियन, 3 लाख से 10 लाख के बीच में जो शहर है उसमें अमरावती पहले पर है। और परवाणु हिमाचल प्रदेश का शहर है, ये थर्ड कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पर है, लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, अच्छे अलग अलग क्राइटेरिया है, कोई बात नहीं। वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ये रिपोर्ट आई थी एक, इसकी डायनेमिक डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट आई थी जल शक्ति मिनिस्ट्री की, ठीक है। इसके हाईलाइट्स क्या हैं? कैरिड आउट जॉइंटली बाई, अच्छा सर्वे किसने किया था? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट और यूटीज ने मिलकर इसको किया है, ठीक है। सच जॉइंट असेसमेंट कैरिड आउट फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स, अच्छा 1980 के बाद से ऐसे किए जा रहे हैं। और 2022 से ऐसा ये एनुअली हो गया है, 2022 से, मतलब अभी तो 23 24 से तो चला। तो वाटर गवर्नेंस बॉडीज, अच्छा अलग अलग जो वाटर को गवर्न करने वाली बॉडीज हैं वो कौन से हैं? सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जैसे जल शक्ति मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, ठीक है। स्टेट में कौन से? ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट्स जो है, स्टेट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ठीक है। डेडिकेटेड अथॉरिटीज जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है। दोनों अलग है, एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, ठीक है। दोनों का फंक्शन इसमें शायद लिखा हो तो देख लेंगे। इंडिकेटर क्या है और फाइंडिंग क्या है? इंडिकेटर क्या था? टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन कंट्री और ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट इंडिकेटिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक्सीडिंग एनुअली रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है। तो फाइंडिंग क्या क्या है भैया? 449.08 बिलियन क्यूबिक meters increased from 437.6 BCM in 2022। और मेजर इंक्रीज नोटिस इन वेस्ट बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात और बिहार। यहाँ सब देखा गया कि इंक्रीज हुआ है। ये शायद एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, कि कितना एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। 11.32%, 11.23% ऑफ असेसमेंट यूनिट इन वेरियस स्टेट डिक्रीज फ्रॉम 14.2% in 2022। According to 70, according accounts for 17% of total recharge worthy area of country। ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स मोस्टली कंसंट्रेटेड इन कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। दिखा था ये समस्या जहाँ जहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, वो जो एरियाज पंजाब के, हरियाणा के और जो ईस्ट यूपी के एरिया हैं जहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन का अच्छा असर पड़ा है, उन्होंने क्या किया कि क्योंकि वो जो क्रॉप्स हैं उनको इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। खासकर राइस जो उगाते हैं वो हाई यील्डिंग है पर उसको पानी बहुत चाहिए होता है। तो और ये लोग इस्तेमाल भी क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो वहाँ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बढ़ गया। अब जब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो जो हमारे यहाँ का ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होता है? नीचे हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है।
तो जब नीचे का पानी ऊपर आएगा ना, तो जो इसको पिएगा बीमार पड़ेगा, अलग अलग बीमारियां होंगी। इसलिए पंजाब में आप देखोगे कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं बहुत तेजी से, कुछ गाँव में आपको सुनने मिलेगा। ठीक है। फिर वेस्टर्न पार्ट इन राजस्थान एंड गुजरात, एरिड एरियाज, एरिड क्लाइमेट जहाँ पर है। साउदर्न पार्ट इंक्लूडिंग कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी लो है इन क्रिस्टलाइन एक्वाफायर। ठीक है, वहाँ की जो जमीन है ना, वो वही थोड़ी सी अलग किस्म की है। ठीक है, साउदर्न पार्ट में क्योंकि प्लेटू आ जाते हैं, इसलिए उनका अलग समस्या है वहाँ पर ग्राउंड वाटर कम होने का। फिर क्रिटिकल यूनिट्स, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बिटवीन 90 टू 100%। ऐसे 3.4% असेसमेंट यूनिट थी, जहाँ पर अकाउंट फॉर टोटल 3% ऑफ टोटल रिचार्ज ओवर द एरिया ऑफ कंट्री। सेमी क्रिटिकल है, सेफ यूनिट कहाँ के हैं, सेफ यूनिट का नाम नहीं लिखा है। ठीक है। ग्राउंड वाटर सिनेरियो इन इंडिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सीडिंग द यूज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना कंबाइंड। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है, जितना कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना में इस्तेमाल होता है, उसके उन दोनों को कंबाइन कर दो तो उससे ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है। Water level in more than 60% of well monitored by CGWB registered a declining trend in the last 1 decade। ठीक है, कई जगह मतलब जो ये कौन सा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, ये कई सारे कुओं को मॉनिटर करता है। ठीक है, कुओं को मॉनिटर क्यों करता है, ये देखने के लिए कि ग्राउंड वाटर लेवल कितना है। ठीक है, तो इसने देखा कि करीब करीब 60% जो जो वेल्स ये मॉनिटर कर रहा है, वहां पर कमी देखने को मिली है, मतलब उनका लेवल नीचे गया है। ठीक है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। Some areas in Indo-Gangetic Basin in India already passed the groundwater depletion tipping point। ठीक है, तो ये कब होता है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन टिपिंग पॉइंट, व्हेन द वाटर टेबल इन अ गिवन एक्विफर ड्रॉप्स कंसिस्टेंटली बिलो द वेल डेप्थ। अच्छा, ठीक है। Entire northwestern region is predicted to experience critically low groundwater availability in by 2025। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है पूरा, मतलब पंजाब और ये सब हरियाणा वगैरह। ठीक है, इवन जो नॉर्दर्न क्या कहते हैं राजस्थान होगा, यहाँ सब ये आपको दिक्कत देखने को मिलेगी कि वहाँ जो है ये ग्राउंड वाटर बहुत कम चला गया। ठीक है, ग्राउंड वाटर डिक्लाइन होने के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, रिड्यूस सरफेस वाटर सप्लाईज एज ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर आर कनेक्टेड, श्रिंकिंग एक्विफर्स में लीड टू लैंड सब्सिडेंस। ठीक है, अगर मान लो कि ये जमीन है, ठीक है, या उसके नीचे की जमीन है, यहाँ पे पानी भरा है। ठीक है, तो जब पानी खाली हो जाएगा तो यहाँ हवा बचेगी। ठीक है, पानी खत्म हो गया, तो ये जो जमीन है ये नीचे की तरफ खिसक सकती है ना, नीचे की तरफ खिसक जाएगी। तो वही चीज़ है, श्रिंकिंग एक्विफर में लीड टू लैंड सब्सिडेंस, impact on food security, livelihood of farmers, water quality concern due to excessive pumping। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, जैसे आप नीचे जाओगे वाटर क्वालिटी खराब होने लगती है। जैसे जैसे जो एकदम नीचे का पानी है ना, वो बहुत खराब होता है। तो जो हम पानी पीते हैं ग्राउंड वाटर, वो ऊपर का पानी होता है, नीचे वाला बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, increased cost are as water will be pumped farther to reach surface using more energy। ठीक है, तो हाँ, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है, और ये इस्टेब्लिश इन 1970 बाय रीनेमिंग एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, पहले इसका नाम था एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन, 1970 में उसको फिर से मतलब रीनेमिंग किया गया और नाम रखा गया सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, मर्ज विद ग्राउंड वाटर विंग ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1972, और किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, वाटर ट्रेडिंग। ठीक है, नीति आयोग रिलीज डॉक्यूमेंट ऑन वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म टू प्रमोट द रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। ठीक है, तो नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है जिसमें उन्होंने जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके उसको रीयूज करने के मैकेनिज्म को दिखाया है, कैसे कर सकते हैं। तो वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है, a water a water market mechanism that consists water as commodity rather than as public good। ठीक है, water as commodity rather than public good, वाटर को पब्लिक गुड माना जाता है। पब्लिक गुड मतलब विच इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, पब्लिक गुड मतलब विच इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, सबके लिए अवेलेबल आएगी। ठीक है, कमोडिटी मतलब जिसको परचेज और सेल किया सके। ठीक है, परचेज और सेल किया सकते हैं, और अपने यहाँ पानी खरीदा बेचा जाता है बॉटल में पैक वाला। ठीक है,
पर ये मतलब पब्लिक गुड की तरह भी है। It can be treated amongst user according to their needs. Mechanism क्या है? A water company, rather than creating its own water source, can buy water from the third party and sell it to the users. ठीक है, enabling elements for water trading. एक होगा ownership of water should be indisputable. Water entitlement could be transferred, और water use certificate as tradable permits. ठीक है, जैसे अभी हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था ना, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, वैसे ही इन लोगों ने वाटर के ऊपर बनाया है, जो मतलब वेस्ट वाटर को मतलब ट्रीट करके वो बेचने का है। ठीक है, अंडर WRC trading system, water users across sectors including municipal, residential, industrial and agriculture sector shall be registered and get individual target for water use. ठीक है, मतलब ये सारी जो यूनिट्स हैं उनको एक टारगेट दिया जाए कि कितना वाटर इनको रीयूज करना है हर बार। Water users having WRC may sell them in open market, allowing other water users to bridge the gap between their wastewater and reuse target. ठीक है, ठीक है। उसके बाद water.org started the initiative of water credit loan program। ये कोई संस्था है water.org, इसने वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है भाई, याद कर लेना, अलग सा है थोड़ा सा। ठीक है, टू एड्रेस द बैरियर ऑफ अफोर्डेबल फाइनेंसिंग फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, इट इज़ अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू ब्रिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, water.org ये संस्था है जिसने वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम अभी शुरू किया है, जो अफोर्डेबल फाइनेंसिंग है सेफ वाटर और सैनिटेशन को लेके उसको फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, अदर वाटर रिलेटेड न्यूज़ में क्या क्या है? नेशनल वाटर अवार्ड्स देख लो, नेशनल वाटर अवार्ड्स, चौथा नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया। 12 प्रोमिनेंट विनर्स, मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट, गंजाम बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, गंजाम उड़ीसा में। नेशनल वाटर अवार्ड्स लॉन्च इन 2018 by डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। सेकेंड एंड थर्ड एडिशन गिवन इन फॉर ईयर 2019-2020, और ये 2022 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये तीसरा एडिशन था। अवार्ड्स नॉट गिवन इन ईयर 2020 ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। ठीक है, 20 में नहीं दिया गया था, 22 में दिया गया है, अभी लेट है। ठीक है, तो 23-24 शायद बाद में है। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या? हाई लेवल कम्युनिटी फॉर रेजुनेशन, हाई लेवल हाई लेवल कमिटी फॉर rejuvenation of the Yamuna has noted improvement in water quality of Yamuna। और commonly used water quality are biological oxygen demand, chemical oxygen demand। ये क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कोई भी वाटर बॉडी होती है, कोई भी XYZ, मान लो रिवर है। ठीक है, तो उसमें कुछ माइक्रोब्स होंगे, माइक्रोब्स होते हैं। तो जब कोई वेस्ट मटेरियल आया इस वाटर बॉडी में, ठीक है, कोई वेस्ट मटेरियल आया, तो उसको डिकम्पोज करने की जिम्मेदारी ये जो माइक्रोब्स हैं इनकी होती है। ठीक है, वो उस पर जाके अटैक करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर कम वेस्ट है तो कम माइक्रोब्स होंगे। ठीक है, ज़्यादा वेस्ट है तो ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे। ठीक है, अब माइक्रोब्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको ब्रेक डाउन करने की, सर्वाइव करने के लिए एक तरह से। तो जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई मतलब ज़्यादा माइक्रोब्स हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। तो पता लग जाता है हमें कि जो वाटर क्वालिटी है ख़राब हो गई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट आ गया है, बहुत ज़्यादा वेस्ट आ गया है, इसलिए वहाँ माइक्रोब ज़्यादा हो गए हैं और उनको उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो वो चेक किया जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में भी यही होता है, ऐसे ही है मतलब कॉन्सेप्ट। ठीक है, BOD अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक organism to break down organic matter present in water। ठीक है, हायर BOD इंडिकेट्स लो DO एंड हाई पोल्यूशन। ठीक है, फिर COD क्या है? अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर विया ऑक्सीडेशन इन वाटर। वैल्यू ऑफ COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD, हायर वैल्यू ऑफ COD इंडिकेट्स पोल्यूशन। ठीक है, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन, ये अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन इन 2023, वाटर लेवल इन रिजर्वायर्स ऑफ इंडिया साउदर्न स्टेट आर लो। ठीक है, ये उनकी रिपोर्ट थी कि जो साउदर्न स्टेट्स में रिजर्वायर्स हैं वहाँ पर पानी कम हो चुका है। ठीक है, अभी हमने इसलिए देखा कि कर्नाटक में खासकर बेंगलुरु में ड्रॉट वाली सिचुएशन है। ठीक है, नॉट ये, बेंगलुरु में वाटर स्केसिटी चल रही है ना, वाटर प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम।
ठीक है। ठीक। फिर क्या, CWC प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, प्रेजेंटली फंक्शनिंग एज एन अटैच्ड ऑफिस इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पर्पस क्या है इसका, इनिशिएटिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड फर्दरिंग द कंसल्टेशन with the states, state government concerned scheme for control, conservation and utilization of water resources throughout country. Introduced flood watch app. फ्लड वॉच ऐप एक तरह का रियल टाइम अपडेट है फ्लड सिचुएशन के लिए। ठीक है। जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। जल दिवाली वाटर वुमेन फॉर वाटर और वाटर फॉर वुमेन कैंपेन है। ठीक है। मिनिस्ट्री किसने शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च कैंपेन अंडर अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अमृत मिशन जो था उसके अंडर में ये लॉन्च किया है। किसके पार्टनरशिप में, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत। ठीक है। फेज 1 में क्या है, पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना। शायद इन स्टेट में इलेक्शन था इसलिए पता नहीं इलेक्शन शायद इन्हीं स्टेट में तो हुआ था अभी। ठीक है। तो इसमें सारे स्टेट में पार्टिसिपेट किया था इन स्टेट को छोड़कर। फिर अबाउट द कैंपेन एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन वाटर गवर्नेंस। अमृत मिशन जो है 2015 में लॉन्च किया गया था 500 शहरों के लिए। ठीक है। उनको डेवलप करना था वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर वाटर सप्लाई को लेके, वाटर स्टोरेज को लेके, ड्रेनेज को लेके और ग्रीन स्पेसेस को लेके डेवलपमेंट करना था। ठीक है। अमृत 2.0 इसका कब से कब तक है, 2021-22 से लेके 2025-26 तक है। ठीक है। प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू आउट फंक्शनल टैप इन हाउस होल्ड। ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन या प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो पहला है प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट वाज रिलीज बाय स्विस बेस्ड कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन ने प्लास्टिक ओवरशूट डे बनाया, मतलब एक रिपोर्ट रिलीज की थी। ठीक है। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे मतलब क्या होता है, रिफर्स टू द डे व्हेन द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सरपास द कैपेबिलिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू इफेक्टिवली मैनेज। ठीक है। मतलब वो दिन जिस दिन प्लास्टिक वेस्ट जो है वो उनकी जो उनको जो मैनेज करने की क्षमता है उसको सरपास कर जाए। ठीक है। उस दिन उसको कहते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे। ठीक है। बेस्ड ऑन कंट्रीज मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स। ठीक है। इन लोगों ने इंडेक्स अलग बनाई है, मिसमैनेज्ड मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स। ठीक है। रेशियो ऑफ मिसमैनेज्ड वेस्ट एंड टोटल वेस्ट, मतलब जितना वेस्ट होता है और उसमें से जितना मिसमैनेज हुआ। ठीक है। उसके बेस पर ये इंडेक्स है। On July 2028, on July 28, 2023, Earth saw its first overshoot day। मतलब धरती का पहला ओवरशूट डे इन लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वो जुलाई 28, 2023। ठीक है। फिर फाइंडिंग रिलेटेड टू इंडिया। इंडिया का कब था प्लास्टिक ओवरशूट डे, 6 जनवरी 2023। खत्म होते ही शुरू। इंडिया इज अमंग 12 countries responsible for 52% of world's mismanaged plastic waste, categorizes the waste sponge referring to a low consumption yet high level of plastic pollution। ठीक है। वेस्ट स्पॉन्ज का मतलब है कि लो कंजप्शन हो लेकिन फिर भी ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट हो रहा हो, प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है। एमर्जिंग टूल इन कटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन कौन से हैं भाई, प्लास्टिक क्रेडिट, फॉर्म ऑफ ट्रेडेबल क्रेडिट दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय कंपनीज इन ऑर्डर टू ऑफसेट देयर प्लास्टिक वेस्ट। और plastic offsetting based on idea that companies and consumer can compensate for their plastic consumption by purchasing plastic credit। ठीक है। प्लास्टिक ऑफसेटिंग था। प्लास्टिक न्यूट्रलिटी claimed when the company has purchased enough plastic credit to offset its entire plastic footprint for a set time period। ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें प्लास्टिक क्रेडिट से रिलेटेड है। ठीक है। प्लास्टिक क्रेडिट जो है वो एक तरह का ट्रेडेबल क्रेडिट है जिनको कंपनियां जो है वो खरीद और बेच सकती हैं अपने प्लास्टिक वेस्ट को ऑफसेट करने के लिए। ठीक है। इनिशिएटिव टू कर्व प्लास्टिक पोल्यूशन इंडिया में क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। इसमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल सब कुछ बैन किया गया है। ठीक है। और जो प्लास्टिक की थिकनेस थी कैरी बैग की उसको 50 से 75 माइक्रोन करने की बात हुई थी। ठीक है। कब, 30 सितंबर 2021 में। और उसको कहा था कि बाद में बढ़ाएंगे, मतलब 31 दिसंबर 2022 से कर देंगे 120 माइक्रोन तक। मोटी प्लास्टिक जो है वो रियूजेबल होती है, प्लास्टिक जितनी पतली होती जाती है वो रियूजेबल नहीं हो पाती है,
तो वो वेस्ट ही बन के जाती है, और प्लास्टिक को आप जला के खत्म ही कर सकते हैं। ठीक है, दिक्कत होता है उसके साथ। Extended Producer Responsibility Guideline made applicable to plastic producers. Plastic Waste Management Amendment Rules 2022 introduced the guideline on extended producer responsibility. ये extended producer responsibility mainly उसमें ई वेस्ट के केस में था पहले, ठीक है, ई वेस्ट के केस में। इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है या इम्पोर्टर है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई भी, ये प्रोड्यूसर है एक्स वाई जेड, इसका एक प्रोडक्ट होगा ना, कुछ वाई मान लो प्रोडक्ट है। अब इससे जो भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा, वो इस प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है कि उसको कलेक्ट करे, उसको डिस्पोज करे, ठीक है, या उसको रीयूज करे, जो भी करना है, तो उसकी जिम्मेदारी होगी प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक पैकिंग एंड स्टिपुलेटेड मैंडेटरी टारगेट ऑन ईपीआर, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन में कौन है? इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, अन प्लास्टिक कलेक्टिव, एटसेट्रा। फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट क्या है? नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, ठीक है, ये रिलीज किया गया। रोड मैप फॉर मेंशन 7 एलिमेंट रिफर इमेज इन, अच्छा ऊपर, पता नहीं ऊपर होगा, 7 कहाँ है, अच्छा नीचे है। फिर अन अन प्लास्टिक कलेक्शन, अन प्लास्टिक कलेक्टिव को फाउंडेड बाय कन्फेडरेशन, मतलब सीआईआई जो अपने यहाँ पे, और यूएनईपी, और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अन प्लास्टिक कलेक्टिव में 3 संस्थाएं हैं, एक सीआईआई जो अपने का कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और यूएनईपी, और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, अच्छा ठीक है, इतना ही था इसमें। फिर ग्लोबल लेवल पर क्या किया गया? यूएनईए रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, यूएनईए का रेजोल्यूशन था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट की असेंबली, हाँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का रेजोल्यूशन था, प्लास्टिक को खत्म करने का एक रेजोल्यूशन, ठीक है। 175 कंट्रीज हैज इंडोर्स्ड यूएन यूएनईए 5 का अभी मीटिंग हुआ था, मतलब वो नैरोबी में होता है, ठीक है। और इन नैरोबी टू इन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड फोर्स द इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बाय 2024, पर अभी तक ऐसा लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हो नहीं पाया, ठीक, उस समय बात चली थी लेकिन हुआ नहीं। Countries will be expected to develop, implement, and update national action plan. Global partnership on plastic pollution and marine litter, ठीक है, launched at United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20, ठीक है। फिर ग्लाइटर प्रोजेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, आईएमओ एंड एफएओ, एमिंग टू रिड्यूस सी बेस्ड मरीन प्लास्टिक लिटर, ठीक है। ग्लोइटर याद रखना, ग्लोइटर, नॉर्वे, आईएमओ और एफएओ, ठीक है। जो प्लास्टिक लिटर होता है सी बेस्ड मरीन प्लास्टिक लिटर, उसको कम करने के लिए। कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर 1972, ये लंदन कन्वेंशन है भाई, इसको याद रखना, लंदन कन्वेंशन। ये ऐसे जितने भी कन्वेंशन होते हैं ना, लंदन कन्वेंशन हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ऐसे बहुत सारे हैं, तो वो मतलब ठीक है, जो भी न्यूज़ में आते हैं उसको आप याद रखिए कम से कम, या अलग से लिख लीजिए। तो ये लंदन कन्वेंशन है, किससे रिलेटेड है? कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर 1972 में ये था, ठीक है। तो सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक मटेरियल फ्लो, ठीक है, रिसाइकल, प्रोडक्शन, कंजप्शन, रिसाइकल, प्रोडक्शन, अच्छा ये है। और उसके ऊपर क्या है? सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमर्शियल वायबिलिटी है, अवेयरनेस है, ठीक है, और क्या है? कंसिस्टेंट कंप्लायंस, ठीक है। तो ये एलिमेंट ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है, तो इसको हम यहीं पे रुकते हैं, इसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद।